23 साल की अवस्था है आपकी, है नहीं? जब अभी के युग में देखें तो इस उम्र में लड़के जो हैं बैट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, है नहीं? आप डॉक्टर बन गए हैं, आप कैसा फील करते हैं? आपके भीतर की फीलिंग थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर। देखिए, मतलब फीलिंग क्या, अच्छा तो लगता है कि थोड़ा आप समाज में एक अलग पर्सनालिटी बन चुके हैं कि आप अगर घर भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आसपास जो है उससे आप अलग हैं और लोग भी आपसे उसी तरीके से बात करेंगे। देखिए, इससे निकलना इतना आसान तो नहीं था क्योंकि लिट्टीपाड़ा जो क्षेत्र है पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यहाँ पर जो जनरली होता है शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर यंग एज में कुछ भी बनने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक तजुर्बा है जो अगर कोई 30 साल में डॉक्टर बन रहा है तो अगर हम 23 में बन रहे हैं तो 7 साल मेरे पास ज़्यादा समय है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का। तो अगर मैं 30 साल में जाऊंगा तो उससे 7 साल ज़्यादा में का एक्सपीरियंस मेरे पास। वाह वाह, लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना ए मेरे दोस्त, कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक लोगों से परिचय कराते हैं। आज मेरे साथ इस एपिसोड में खास मेहमान के तौर पे झारखंड का सबसे पिछड़ा जिला पाकुड़िया कहें, झारखंड का सबसे पिछड़ा प्रखंड लिट्टीपाड़ा, वहाँ से निकले हुए एक युवा डॉक्टर शिवम जी मेरे साथ मौजूद हैं, जो अपने जीवन में लगातार छक्का मारे हैं और एक लिट्टीपाड़ा जैसे पिछड़ा प्रखंड से निकलकर यहाँ तक की जो है सफलता की बुलंदियों तक कैसे पहुँचे हैं वो हम जानेंगे इस साक्षात्कार में। शिवम जी, सबसे पहले स्वागत है स्वदेशी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धनंजय जी। मेरा नाम डॉक्टर शिवम कुमार है। मैं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एज ए इंटर्न डॉक्टर पोस्टेड हूँ। अभी 1 साल का इंटर्नशिप है मेरा यहाँ पर। शिवम जी, बैट बॉल से खेलने की उम्र में आप झारखंड का सबसे पिछड़ा प्रखंड लिट्टीपाड़ा से निकलकर सफलता की इस बुलंदी तक कैसे पहुँचे? थोड़ा इस सफ़र को हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, इससे निकलना इतना आसान तो नहीं था क्योंकि लिट्टीपाड़ा जो क्षेत्र है पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यहाँ पर जो जनरली होता है शिक्षा के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय तो जाता है मेरे माता पिता का कि सबसे पहले मुझे उस जगह से जो निकाला और एक अच्छे जगह पर भेजा जहाँ पर मुझे अच्छी शिक्षा मिल सके। तो उसके लिए मुझे भागलपुर भेजा गया। वहाँ पर अच्छे स्कूल में मेरा नामकरण कराया गया और वहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षक मिले, अच्छे अच्छे दोस्त मिले, जिससे मैं बहुत मोटिवेट हुआ और अपना पढ़ाई में धीरे धीरे इम्प्रूव किया। पहले मैं पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था, लेकिन धीरे धीरे अपने टीचर और अपने दोस्तों के मदद से मैं धीरे धीरे अपने पढ़ाई को धीरे धीरे अच्छा करते गया। और ये जर्नी अगर हम देखें तो जब 3 क्लास में वहाँ पर गए तो 10 विषय का परीक्षा होता है उसमें, तो मैं 7 सब्जेक्ट में फ़ेल कर जाता था स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे वहाँ मेरे बैचमेट के द्वारा मुझे मोटिवेट करा गया, मेरे टीचर के द्वारा मुझे मोटिवेट करा गया पढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे वो 10 में 7 में फ़ेल थे, धीरे धीरे 5, 4, 3, 2, धीरे धीरे मैं रैंकर में आने लगा। जो सब सब्जेक्ट में जो पास हो जाता है उसको रैंक आने लगता है। फिर 5, 6 से मैं थोड़ा पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस होता गया। और मेरे पापा जो है थोड़े से वो एज ए पेरेंट्स मतलब थोड़े यूनिक है। वो अगर रिजल्ट ख़राब हुआ तो ना ही मुझे कभी डांटा और ना ही कभी अच्छा ज़्यादा हो गया तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये करना है। किसी चीज़ में वो हमेशा न्यूट्रल रखना। उनका एक ही कहना है कि जीवन में लगातार मेहनत करना है, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। इसी तरह मेरा पढ़ाई चलता रहा। घर से 1% भी मेरा लोड नहीं था, ना ही मेरे पापा का ना ही मेरे मम्मी का। कभी पढ़ाई के बारे में मुझे कभी डांट या कि क्यों नहीं पढ़ रहा, ये सब के बारे में कभी कुछ नहीं हुआ। तो एक पढ़ाई एक ना विस्कस साइकिल है। एक बार आप अगर उसमें घुसते जाइएगा, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा करने का मन हुआ। बस वही विस्कस साइकिल में फंस गया मैं। तो एक बार मुझे अच्छा मतलब रैंक आया तो मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करने लगा। फिर धीरे धीरे मतलब अच्छा करने का एक आदत बन गया। फिर आदत बन गई, एक बार अगर कोई चीज़ आपका आदत बन जाता है तो फिर उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो इसी तरह मैं 10th में भी अच्छा मैं रिजल्ट आया, 90% मुझे आया। ICSE बोर्ड में मैं था, संत पॉल स्कूल भागलपुर में। उसके 10th के बाद मैं डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल की परीक्षा की तैयारी करना है, जिसका नाम नीट UG होता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे एक और भी अच्छा जगह जाना था तैयारी करने के लिए। तो इंडिया में सबसे अच्छा जगह कोटा में नीट UG का तैयारी होता है, नीट UG एग्ज़ाम का। तो मैं जैसे ही मेरे अपने पापा को बोला तो मेरे पापा एक बार भी नहीं कुछ बोले और बोले ठीक है तुमको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ चले जाओ।
उसके बाद फिर मैं चला गया कोटा। कोटा में कुछ दोस्त बने जो अच्छे मेरे तरह ही, जो अपने पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस थे, और धीरे धीरे मैं उनके साथ ही पढ़ता गया। और वहाँ के टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग टीचर थे। तो जैसे 11th में मैंने 11th का सिलेबस कंप्लीट कर लिया पूरे नीट यूजी का, और 12th में मैंने 12th का सिलेबस कंप्लीट किया, और मैंने फर्स्ट बार में ही 12th बोर्ड भी अच्छे नंबर से पास कर गया और नीट यूजी एग्ज़ाम को भी अच्छे नंबर से पास कर गया। उसके बाद मेरा ये जो एडमिशन हुआ वो शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग में हुआ, और 2019 में मेरा एडमिशन हुआ था। तो मेरा MBBS का जो साल था 4.5 साल वो पूरा हो चुका है। अब 1 साल का इंटर्नशिप बचा हुआ है। अब मैं इंटर्नशिप करते एक पूरा कंप्लीट डॉक्टर के रूप में आपको पाकुड़ ज़िला में मिलूँगा। शिवम जी, आपको सिर्फ डॉक्टर बनने के पीछे किसकी प्रेरणा थी? कोई एक प्रेरणा तो नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत सारा फैक्टर था बचपन से ही। जैसे आपके जिस मतलब कि आपको सबको अलग अलग प्रोफेशन थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो उसी प्रकार मुझे बचपन से थोड़ा डॉक्टर प्रोफेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। किसी को हो सकता है कि इंजीनियरिंग ज़्यादा अच्छा लगता हो, किसी को पायलट बनना, किसी को पत्रकार बनना, जैसे कि आपका रुचि है, ठीक है। तो उसी तरह मेरा डॉक्टर बनने में था, और घर से भी मुझे पूरा फुल सपोर्ट था। घर वाले भी चाहते थे कि मैं इसी फील्ड में जाऊँ, और उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे पढ़ाई भी करते रह गया, मुझे उसी चीज़ में मेरा रुचि बढ़ते गई। तो इसीलिए इसी प्रकार मैं फाइनली डिसाइड किया कि मुझे मेडिकल ही करना है, बस ये। और एक सबसे बड़ा कारण था कि हमारे जो लिट्टीपाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे हमेशा पता चलता था कि डॉक्टर की कमी से ये पेशेंट मर गए, ये बहुत मतलब मेरे लिए बहुत दुखदाई था कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत पीछे चल रहा है पढ़ाई का। तो यहाँ इस एरिया से कोई डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, इस एरिया से डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, इसलिए इतना छोटा जगह है कि कोई बड़े जगह से डॉक्टर आती भी नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए। तो अगर लिट्टीपाड़ा में अगर डॉक्टर चाहिए तो हमको खुद यहाँ के ही लोगों को बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई बड़ा डॉक्टर कोई छोटा जगह में जनरली नहीं आता है। वो जनरली जो जहाँ के बनते हैं वो वही उसी जगह में सेवा देना चाहते हैं। ऐसे ही मैं भी बड़ा होकर जब मैं पढ़ाई करके पूरा कंप्लीट करके जाऊँगा तो मैं भी अपना सेवा लिट्टीपाड़ा में ही और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट में ही दूँगा। शिवम जी, काफ़ी लोगों का ये मानना है कि आपने जिस क्षेत्र को चुना इसमें मेहनत और किस्मत दोनों की भूमिका रहती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बस किस्मत और मेहनत, आपने सही कहा, किस्मत और मेहनत दोनों की भूमिका रहती है। लेकिन एक बात आप जानिए कि किस्मत भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। तो आप अगर मेहनत करते जाइएगा तो धीरे धीरे आपको हर एक चीज़ उसी के अनुकूल होते जाएगा। तो वो डायलॉग भी सुने होगा कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है। इसीलिए आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हमको ये करना है, आपको ऑटोमेटिक आपको वो राह मिलते जाएगा। मुझे भी कुछ पता नहीं था, जब मैं तैयारी करने गया था मुझे ये नहीं पता था कि 12th बोर्ड और नीट का सिलेबस सेम होता है। बस मैं ये जानता था कि लोग करते हैं तो हमको भी करना है, बस मेरा यही था। देखिए, किस्मत आप सही बोले कि किस्मत का ये बहुत बड़ा रहता है योगदान, लेकिन आप मेहनत करते जाइए, किस्मत आपको ज़रूर उस मंजिल पे पहुंचा के ही रहेगी। आप कभी ऐसा मतलब बहुत रेयर ही आप सुने होंगे कि कोई मेहनत कर रहा है और उसको ये सफलता ना मिले हो। आप ज़रूर कुछ सीख के जाएंगे। जैसे अगर कोई किसी चीज़ का तैयारी कर रहा है तो कोई मेहनत कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई नीट का कोई तैयारी किया तो बहुत सारे बच्चों का नहीं सिलेक्शन हुआ होगा उस जगह पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असफल हैं। वो ज़िंदगी में 2 साल वो मेहनत करने सीख गए हैं। लगातार 8 घंटा अगर कोई पढ़ रहा है तो 8 घंटा मेहनत करना सीख गया है, तो आगे वो किसी क्षेत्र में भी जाएगा तो वो 8 घंटा या 10 घंटा 12 घंटा मेहनत करेगा। अगर इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिला है तो कोई और क्षेत्र में उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलना ज़रूरी है। और जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आप सफलता के पीछे मत जाइए। आप जो काम कर रहे हैं बस मतलब आप दिल से कीजिए। बस आपको अपने मन पे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ, ये हम किए हैं और हम दिल से किए हैं। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, और रिजल्ट तो देखिए आपके फेवर में ही आएगा। अगर आप मेहनत किए तो ऐसा नहीं देखेंगे क्योंकि मेहनत किया है उसका असफल जाए, वो मेहनत कहीं ना कहीं आपका यूज हो गया, रंग लाएगा। शिवम जी, आपके इस डॉक्टर बनने की यात्रा में आपके अभिभावकों का कितना सपोर्ट रहा और किस प्रकार से सपोर्ट किए वो लोग? देखिए, सबसे बड़ा सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स का ही रहा। मेरे पापा मतलब एक बहुत ही आइडियल पेरेंट्स हैं, मतलब कि जनरली मैं उस टाइप का पेरेंट्स नहीं देखता हूँ। मतलब उन्होंने अब कुछ हर चीज़ सेक्रीफाइस किया है कि हमको अच्छा से अच्छा चीज़ मिल सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके।
तो और ना ही कोई चीज़ का प्रेशर मिला कि नहीं पढ़ रहे हो, डांट रहे हो, ये सब कुछ नहीं। शुरू से ही हमेशा पॉजिटिव वे में मेरे पापा ने हमको मोटिवेट किया है। हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पर, जबकि यहाँ कॉलेज में आने के बाद भी पापा हमेशा बोलते रहते हैं कि मेहनत करते जाओ, इतना नहीं सोचना है। जैसे सबका सपना बड़ा बड़ा रहता है, मेरा भी रहता है। अपने पापा से शेयर करते हैं कि हमको पापा ये करना है, ये करना है, तो ये डिपार्टमेंट लेना है। तो मेरे पापा का बस यही कहना रहता है, अगर जैसे रेडियोलॉजी टॉप डिपार्टमेंट है, तो मगर मेरा रेडियो लेने का मन है, तो मेरे पापा का कहना है कि अगर मेडिसिन भी लेगा, अगर पीडिया भी लेगा, वो भी ख़राब थोड़ी जो, वो भी तो अच्छा है। मतलब कभी भी ओवर एम्बिशियस नहीं वो करने का कोशिश करते हैं कि ये करो ये करो, और हमेशा एक न्यूट्रल पॉइंट में, ना ही कि ओवर एक्साइटेड रहते हैं कोई भी चीज़ के लिए कि अगर मेरा एग्ज़ाम निकल गया तो पूरा हर जगह ये कर रहे हैं। उनका वो आदत नहीं है। बहुत ही एक सही पेरेंट्स मिला है। मतलब बहुत हमको लकी फील होता है कि ऐसे पेरेंट्स मिले। मैं चाहता हूँ कि अगर सबको ऐसे पेरेंट्स मिले तो सारे बच्चे जीवन में सफल हो जाएंगे, अगर सबको ऐसा पेरेंट्स मिले तो। शिवम जी, आपके गुरुजनों का किस प्रकार से मार्गदर्शन रहा? देखिए, गुरु का बहुत ही बड़ा रोल होता है आपके डेवलपमेंट में। आखिर वही आपको सिखाते हैं कोई भी चीज़ बेस लेवल से। तो सबसे पहला गुरु तो आपके माता पिता ही होते हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। मेरे पापा ही खुद शिक्षक हैं, तो वो पढ़ाई के प्रति ही बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग से ही वो सीरियस रहते हैं कि मतलब एक आपको क्या बोले, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक शिक्षा ही है जो कि आपको जिस आप ड्रीम को चेज करना चाहते हैं, वो शिक्षा के थ्रू ही आप निकल सकते हैं। क्योंकि ना ही आप उतने बड़े फैमिली में है कि आपका कोई बिजनेसमैन है कि आप उसको डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पापा का हमेशा से कहना था कि अगर तुमको कुछ लाइफ में अचीव करना है, एक शिक्षा ही मिडिल क्लास फैमिली के एक माध्यम है जिसके थ्रू आप निकल सकते हैं। शिक्षा कीजिए, मतलब शिक्षा में ध्यान दीजिए और मेहनत कीजिए, बस यही है। शिवम जी, जब आप कुछ दिनों में पूर्ण रूप से चिकित्सक बन के निकलेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में आपकी ओर से कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का क्या पहल रहेगा? देखिए, नया तो हाँ कुछ नया करना है। तो नया सबसे पहले तो मुझे अपने जो है लिट्टीपाड़ा क्षेत्र है, पाकुड़ क्षेत्र है, वहाँ पर डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो सबसे पहले वहाँ पर मेरा एक एम है कि वहाँ भी कोई भी पेशेंट जो ट्रीट हो सके वो ना मरे, वो किसी भी कारण से उसको जो भी इमरजेंसी सुविधा हो सके वो मिले, और एक अच्छा से अच्छा इलाज मिल सके, और कम से कम दाम में। और क्या कि कोई जैसे कोई गरीब भी आए, उसका अगर पैसा नहीं है तो उसका भी इलाज हो सके, उस टाइप का कोई ट्रस्ट हम लोग डेवलप करेंगे, ऐसा सोचा गया है। और एक सबसे पहले तो एक अभी अच्छे से पढ़ाई करने की, अच्छा क्वालिटी, अच्छा डायग्नोसिस कर सके डिजीज़ के, अच्छा ट्रीटमेंट कर सके। अगर अच्छा से पढ़ाई करेंगे, अच्छा से मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियस बात है अगर हम अपने क्षेत्र में आएंगे तो सभी जो हमारे मरीज रहेंगे उस क्षेत्र के, उसको मैं अच्छा से सेवा दे पाऊँगा। और मतलब कम से कम जितना भी मेरे से हो सके, और जो भी अगर बहुत ज़्यादा गरीब, उसको फ्री में भी मेरा देने का मेरा सपना है कि कोई मेरे यहाँ से ये ना लौट के जाए कि मेरे पास पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो पाया। और अच्छा करना है, सिस्टम को पूरा चेंज करना है। मतलब कि ये ना लगे कि जो मेंटलिटी रहता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा ही पैसा खर्च हो जाएगा, वो मेंटलिटी भी हटाना है, अच्छा से अच्छा इलाज देना है। मतलब आपका कहना ये है कि पैसा के वजह से किसी का जान नहीं जाएगा? नहीं, पैसे की वजह से किसी का जान नहीं जाएगा। शिवम जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जैसे जो अभी नवयुवक और युवती हैं, जो अभी बोर्ड के परीक्षा के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में आने के लिए वो आगे की तैयारियां करेंगे वो लोग, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि वो अपने जीवन में चिकित्सा के क्षेत्र में जो आना चाह रहे हैं कि वो कैसे आगे के लिए तैयारी करें और कैसे आगे बढ़ें? देखिए, जैसे अगर इस फील्ड में आना है, मेडिकल फील्ड में आपको सबसे पहले आना है, तो सबसे पहले आपको नीट यूजी परीक्षा होता है, 12th के बाद होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसमें आपको अच्छा रैंक लाना पड़ेगा, तब आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगा। और एक आप अगर मध्यम वर्ग परिवार से हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी ही स्टार्ट होता है 1 करोड़ के आसपास, तो वो तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वही है कि आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ संभव नहीं, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप लोग भी आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे लिट्टीपाड़ा जैसे छोटे जहाँ पर कोई जगह से सोच भी नहीं सकता कि वहाँ पर ये सब एग्ज़ाम निकाला जा सकता है तैयारी करने के बारे में। अगर मैं वहाँ से निकल सकता हूँ तो आप लोग तो बहुत अच्छे अच्छे जगह से होंगे, तो वहाँ से तो आप निकल ही सकते हैं। तो वो लोग जो अभी के जो नवयुवक हैं, जो युवती है, वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे वो आगे के लिए?
देखिए, आप जैसे ही 10th पास करते हैं तो 10th पास के बाद जैसे ही नीट यूजी का जो सिलेबस होता है 11th और 12th होता है, मेनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप 10th के बाद ही कोई अच्छा कोचिंग, जो भी टीचर जिस भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए और एनसीईआरटी, मेनली एनसीईआरटी बुक पढ़िए अच्छा से। और क्या उसके बाद फिर, और लेकिन आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और इस फील्ड में जितना एग्ज़ाम निकालने में मेहनत नहीं, उससे ज़्यादा मेहनत आपको एमबीबीएस में कॉलेज में आने के बाद करना पड़ेगा। ये दूसरे फील्ड की तरह नहीं है कि एक बार आप अगर कोई एग्ज़ाम निकाल लिए तो आपका लाइफ पूरा ये होता है। असली स्ट्रगल आपका कॉलेज में आने के बाद स्टार्ट होगा, असली पढ़ाई आपका एमबीबीएस में स्टार्ट होता है कि बहुत रात आपको जगना पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत सारा एग्ज़ाम, हर एक महीना में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम्स होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। आपको ज़िंदगी में थोड़ा सा लगने लगेगा कि समय का कमी आपको फ़ील होने लगेगा। लेकिन यही है कि आप एक 5 साल में आप एक अलग पर्सनैलिटी निकलेंगे। आपका लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, आपका दूसरों को मतलब कि सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। आप में एक अच्छा पर्सनालिटी बन के निकलेंगे, ना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, आप में बहुत सारा चेंज आ जाएगा। आप उसके लिए ये नहीं, लेकिन हाँ कि अगर मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो आप मेंटलिटी ये बना के रखिए कि आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं है। अभी मेरा एमबीबीएस हो गया है, फिर भी मेरा जब भी ड्यूटी से टाइम मिलता है मैं अपने पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि अब नीट यूजी के बाद आपको फिर नीट पीजी का एग्जामिनेशन निकालना पड़ता है, क्योंकि इस ज़माने में एमडी एमएस का और डीएम सब का ये ज़्यादा डिमांड है। तो उसके लिए भी वो नीट यूजी से भी ज़्यादा कठिन एग्ज़ाम है नीट पीजी का, जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अगर मौका मिलेगा तो 1 साल बाद आपको फिर से इंटरव्यू दूंगा एक अच्छा रिजल्ट लाके। शिवम जी, अभी तो आप प्रैक्टिस भी करने लगे हैं, एक प्रकार से मरीजों का इलाज करने लगे हैं। आपको किस किस प्रकार का मरीज देखने को मिल रहा है, थोड़ा अनुभव के बारे में बताएं। जब आप पेशेंट के पास रहते हैं तो उनका थोड़ा अनुभव हमारे दर्शकों के साथ से। देखिए, सबसे पहला मेरा पोस्टिंग लगा था मेरा साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो साइकेट्री डिपार्टमेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मानसिक रोगी का इलाज होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत अलग अलग तरीक़ा के पेशेंट आते हैं, मतलब कि मेनली वो मेंटल इलनेस वाले पेशेंट होते हैं। तो उसमें 2 तरह का बीमारी, चलिए उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आदमी का जो होता है कि वो ब्रेन इफेक्ट हो जाता है। वो जो सोच रहा है वो उसको लगेगा कि कोई आगे उसके कान में कोई बोल रहा है, या फिर उसको लगेगा कि उसके अंदर कोई भूत आ गया है। ये सब साइकोटिक बीमारी में आता है। और डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी भी रहता है कि अलग अलग जो आप लोग देखते हैं गांव सब में कि इसमें भूत आ गया, ये सब एक मानसिक बीमारी है जिसका सही तरीक़ा से साइकेट्री विभाग में ट्रीटमेंट चलता है। और जैसे और भी एपिलेप्सी, ये मिर्गी उर्गी का पेशेंट सबको भी मैंने देखा अभी रिसेंटली में। तो वो सब के भी जानने के बारे में, वो सब को सीखने के बारे में मिला। मैम बहुत अच्छा हम लोग को सिखाती है, जो एचओडी मैम रहती है, वो डायरेक्ट वो हम लोग को पेशेंट पे ही सिखाया जाता है। और बहुत तरह के पेशेंट के बारे में पता चला। अभी वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि वो पूरा मेडिसिन वाला टर्म में चल जाएगा। बट पेशेंट से मिल के जब पेशेंट पूरा ठीक होके आता है तो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि बोलता है, जब डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब आप मतलब कि आपके दवा से ठीक हो गए, तो वो एक अलग फीलिंग है जो कि वो कहीं आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लें। लेकिन एक इंसान का जो होता है कि आपको वो पेश करता है कि आपके वजह से हम ठीक हो पाए, आपके वजह से मेरा इतना प्रॉब्लम ये ठीक हो पाए। जैसे आजकल डिप्रेशन का पेशेंट बहुत आते हैं साइकेट्री वार्ड में, आजकल के यूथ में। ये सब पेशेंट जब वापस से बाहर निकलते हैं तो बहुत हम लोग को ये करते हैं कि मतलब मोटिवेट करते हैं कि हाँ सर आपके वजह से ठीक हो पाए, ये सब लाइफ चेंज हो गया मेरा। बहुत लोग ये भी कहेंगे कि आपके वजह से मुझे जीवन दान मिला। हाँ, ये भी कहेंगे बहुत लोग, आपके वजह से। कोई जैसे साइकेट्री में साइकोटिक पेशेंट सब आते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट वाले, ये सब बहुत सारे ये सब होता है। शिवम जी, अब सवाल नहीं, एक मेरा दिल का सवाल है नहीं। 23 साल की अवस्था है आपकी, है नहीं? जब अभी के युग में देखें तो इस उम्र में लड़के जो हैं बैट बॉल से क्रिकेट खेलते हैं, है नहीं? आप डॉक्टर बन गए, आप कैसा फील करते हैं? आपके भीतर की फीलिंग थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ शेयर। देखिए, मतलब फीलिंग क्या, अच्छा तो लगता है कि थोड़ा आप समाज में एक अलग पर्सनालिटी बन चुके हैं कि आप अगर घर भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आपके आसपास जो है उससे आप अलग हैं, लोग भी आपसे उसी तरीके से बात करेंगे। एक ये ऐसा फीलिंग है मतलब कि बहुत अच्छा फील करता है, और ये आगे और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है कि अगर जैसे बहुत ही अभी तो 23 साल एक बहुत डॉक्टर के फील्ड में बहुत ही कम उम्र होता है, 23 साल आगे अभी बहुत कुछ करने का है।
तो वही है कि एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब आप यंग एज में रहते हैं तो आप में एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको सीखने का जो जज्बा रहता है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है यंग एज में। तो इसीलिए अभी जैसे भी थोड़ा सा भी अगर मोटिवेशन मिलता है हमको कहीं से भी, तो वो ऑटोमेटिक ज़्यादा और ज़्यादा वो मल्टीप्लाई होके वो हिट करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पता है कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाता है तो आपका थोड़ा सा वो मोटिवेशन भी धीरे धीरे, आपका जो एक्साइटमेंट होता है वो धीरे धीरे वो कम होते जाता है। तो अगर यंग एज में कुछ भी बनने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास एक तजुर्बा है, जो अगर कोई 30 साल में डॉक्टर बन रहा है, तो अगर हम 23 में बन रहे हैं तो 7 साल मेरे पास ज़्यादा समय है उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने का। तो अगर मैं 30 साल में जाऊंगा तो उससे 7 साल ज़्यादा मैं का एक्सपीरियंस मेरे पास। वाह वाह। शिवन जी, मेरा अंतिम प्रश्न, आप जिनके भी मार्गदर्शन में यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो माता पिता का या गुरुजनों का या मित्र बंधु का या आपके संगतियों का, कैमरे में देख के उन लोगों के लिए आपके दिल से 2 शब्द। मैं तहे दिल से अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सुविधाएं दिया जो कि मुझे ज़रूरत था पढ़ाई करने के लिए। और दूसरे मैं अपने गुरु को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा शिक्षा दिया। और मैं अपने गुरु से आग्रह करूँगा कि आप इसी तरह और भी जो आगे बच्चे आ रहे हैं उसको और भी अच्छा शिक्षा दें, क्योंकि आपका जो वो कर्ज है वो जीवन भर उनके ऊपर रहेगा और उनसे और मोटिवेट होके और सारे बच्चे और जीवन में अच्छा कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं अपने दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्त एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है कोई भी किसी के भी लाइफ में। वो क्योंकि मैक्सिमम जो समय होता है वो अपने दोस्त के साथ ही स्पेंड करते हैं। तो एक अच्छा सर्कल मुझे प्रोवाइड किया, एक अच्छा मोटिवेटिंग फ्रेंड सर्कल था। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ कि तुम आगे अच्छा कर सकते हो। खुद भी पढ़ते थे, मुझे भी पढ़ने के लिए मोटिवेट किया। उन लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। शिवम जी, अंत में जो हमारे स्वदेशी भारत न्यूज़ के दर्शक देख रहे हैं उन लोगों के लिए आपकी ओर से क्या संदेश रहेगा? देखिए, मेरे ओर से एक ही संदेश है कि ज़िंदगी में आप मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रात में अगर आप सोच ले कि हमको ये करना है लाइफ में, अगर अगला दिन आप कुछ करते नहीं हैं तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो और अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको निश्चित कुछ ना कुछ आप जीवन में जो भी आपका लक्ष्य रहेगा आप उसके पास ज़रूर पहुंचेंगे। मान लीजिए आपका टारगेट 100 है, आप मेहनत कर रहे हैं, अगर 100 टारगेट है तो आप 80 के पास ज़रूर पहुंचेंगे। मगर आपका टारगेट ही अगर 50 रहेगा तो आप 30 तक ही रह जाएंगे। इसलिए पहले तो अपना लक्ष्य बढ़ा रखिए कोई भी चीज़, और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। ऐसे मतलब कि ऐसे जनरली हम लोग देखते हैं कोई टॉप किया है तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो टॉपर बनने से पहले एक नॉर्मल स्टूडेंट ही था जो कि आगे जाके टॉप करता है। तो उसी तरह आप भी किसी भी फील्ड में हैं तो आप निरंतर मेहनत कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और क्या, और अपना लाइफ भी ये होता है क्या कि ज़िंदगी में अपना जीना ना भूले। ये जैसे मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मेरा पढ़ाई है, ठीक है, अगर मैं 8 घंटा पढ़ाई को दे रहा हूँ तो 1-2 घंटा मैं अपने लिए भी निकालता हूँ, कि क्योंकि लाइफ है, लाइफ में हर एक मोमेंट यादगार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में अपने करियर के प्रति ही पूरा फोकस्ड हो गए और लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो जो भी आपका हॉबी है वो साथ में करते चलिए। किसी का खेलना होता है, क्रिकेट खेलना, किसी का अगर वॉलीबॉल खेलना हो गया, क्रिकेट खेलना हो, किसी का दूसरा है, किसी का जिम करना, किसी का स्विमिंग करना, वो सब आप साइड में कंटिन्यू रखिए। वो सब आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि लाइफ में आप कितना भी अचीव कर ले, आपको हमेशा एक अंदर गिल्ट रहेगा कि इससे और अच्छा कर सकते थे, और अच्छा कर सकते थे। तो आपको जब भी ऐसा फील हो तो आप एक बार अपने से नीचे वाले को देख लीजिएगा कि आपसे बहुत कोई ऐसे रहेंगे जिनके पास वो सब भी सुविधाएं नहीं रहेंगी। इसीलिए हमेशा सबसे एक ही मैं अपना लास्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइफ में खुश रहिए। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं दिल से कीजिए और खुश रहिए। शिवम जी, आप अपने इस ट्रेनिंग के समय में भी आप अपना कीमती समय निकाल कर आप हमें इस इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए समय दिए, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको मौका दिए इसमें ये सबके सामने हमको अपना फीलिंग्स, अपना बात को रखने के लिए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने देखा मेरे साथ जनहित वार्ता की साक्षात्कार में शिवम जी मौजूद थे, जिन्होंने
हाल ही में MBBS पास करके अभी एक प्रकार से ट्रेनिंग पीरियड में भी हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो झारखंड के सबसे पिछड़ा ज़िला पाकुड़ से निकले हैं। और काफ़ी कुछ इनसे आपको सीखने को मिला होगा, जो बताया कि इनके जो संगति हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा इनको पॉजिटिव माहौल देने में, है नहीं। तो मेरे तरफ से भी यही सलाह रहेगा कि जीवन में आप अच्छे संगतियों के साथ रहें, अगर आपको अच्छे बने रहना है तो, है नहीं। तो हम इस एपिसोड में आपके साथ यहीं तक, ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता के अगला एपिसोड में किसी प्रेरणादायक व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।